बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे MGT 613 के लेसन नंबर 7, 8, 9, 10। ये चारों लेसन फोरकास्टिंग पर हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में इसको वाइंड अप करने की। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही टॉपिक कहता हूँ, एक ही लेक्चर के अंदर उस कंप्लीट टॉपिक को, चारों लेसन को वाइंड अप कर लें। इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, वो भी हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है जी हमारा फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग बेसिकली कहते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन। जो आने वाला कल है हमारा, हम उसको किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे उसका तखमीना लगाते हैं, कैसे उसको मैयर करने की कोशिश करते हैं। और सबसे इसका बेसिक मकसद ये है कि हम आज ही वो तैयारी कर लें जो कल अकर होने वाला है। अब ये फ्यूचर प्रेडिक्शन बिल्कुल वेदर की प्रेडिक्शन की तरह होती है। लाजमी नहीं होता कि हम जो अगले 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बारिश होगी, मौसम सर्द होगा, गर्म होगा, क्या होगा, लाजमी नहीं वैसा हो। और काफी हद तक हो भी जाता है और समटाइम बिल्कुल भी नहीं होता। यही बात यहाँ पे, फोरकास्टिंग डिमांड इज लाइक फोरकास्टिंग वेदर। समटाइम्स forecast of prediction fails completely and sometimes near to predicted value. ठीक हो गया जी। इस तरह फोरकास्टिंग इन बिजनेस फॉर्म्स बेसिक बजटिंग एंड प्लानिंग ऑफ कैपेसिटी, सेल्स, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, मैन पावर, परचेजिंग। क्या मकसद होता है, हम बजटिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, किस लिए? अपनी कैपेसिटी के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, सेल्स के लिए, इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए, कितनी इन्वेंटरी आने वाले वक्त में हमें चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, हमें क्या परचेज करना है, क्या नहीं करना, एंड सो ऑन। Focusing on the manager to anticipate future so that can plan accordingly. ठीक होगा जी। There are two major uses of forecast. Forecast दो major uses हैं। एक तो ये है कि one is help to operation manager to plan the system. एक तो ऑपरेशनल मैनेजर को हेल्प करता है कि वो सिस्टम को प्लान कर ले, और दूसरा ये कि हेल्प करता है कि उस सिस्टम को यूज कैसे करना है। बिजनेस फोरकास्टिंग इज मोर देन जस्ट प्रेडिक्टिव डिमांड। बिजनेस फोरकास्टिंग इस चीज से बहुत ज्यादा होती है कि हम सिर्फ डिमांड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फोरकास्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रेडिक्ट प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी। ये सारी चीजें हम इसमें प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। आगे चलेंगे। फोरकास्टिंग कहाँ कहाँ होती है? अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, मार्केटिंग, MIS, ऑपरेशंस, हर जगह फोरकास्टिंग हो रही होती है। अब ये लिखा हुआ है अकाउंटिंग कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए, फाइनेंस में कैश फ्लोज, फंडिंग वगैरह के लिए, ह्यूमन रिसोर्स एंड सो ऑन। फिर हमारे पास है वेब बेस्ड फोरकास्टिंग, CPFR। क्या होता है जी? कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट इज अ वेब बेस्ड टूल यूज्ड टू कोऑर्डिनेट डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एंड परचेज प्लानिंग, इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट बिटवीन सप्लाई चेन ट्रेंड पार्टनर्स। ठीक है, मकसद क्या होता है कि हमें फोरकास्टिंग करनी है, प्रोडक्शन परचेजिंग प्लानिंग करनी है, इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट, ये सारी चीजें, और इन सब को हम कलेक्टिवली कहते हैं कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे जी, वेब बेस्ड फोरकास्टिंग में स्टेप्स इन CPFR। कौन कौन स्टेप होते हैं? सबसे पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ फ्रंट एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सबसे पहले तो हम एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं जिसके साथ फोरकास्टिंग कर रहे हैं, जिसके साथ जो भी काम करना है। जॉइंट बिजनेस प्लानिंग, डेवलप द डिमांड फोरकास्ट। फिर हम फोरकास्ट डिमांड डेवलप करते हैं, शेयरिंग फोरकास्ट, इन्वेंटरी प्लानिशमेंट, ये सारी चीजें अल्टीमेटली पांचों चीजें उसी में आ रही हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी कि रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फोरकास्ट। एक अच्छे फोरकास्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो सबसे पहली बात कि फोरकास्टिंग जो है वो टाइमली हो, इन द गिवन टाइम हो। टाइम गुजर जाए तो फिर फोरकास्टिंग का फायदा नहीं है। जब एक्चुअली एक चीज अकर होगी तो फिर फोरकास्टिंग अभी कहाँ रह गई? फोरकास्टिंग का मकसद तो ये है कि आप पहले से अंदाजा लगाते हैं, फिर उसके लिए प्लान करते हैं, बजटिंग करते हैं, और देन फिर अगर वो एक्चुअली वही होता है फिर उसको जस्टिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। रिलायबल फोरकास्टिंग शुड बी रिलायबल, मीनिंग दैट इट शुड वर्क कंसिस्टेंटली। फोरकास्टिंग जो है वो रिलायबल होनी चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली वर्क करे। अ फोरकास्ट दैट इज पार्शियली करेक्ट विल सक्सीड टू समटाइम्स एंड समटाइम फेल। अगर वो पार्शियली करेक्ट होगी, समटाइम सक्सीड हो जाएगा और समटाइम फेल हो जाएगा। एक्यूरेसी, फोरकास्ट शुड बी एक्यूरेट। फोरकास्टिंग इतनी बेहतर होनी चाहिए कि वो नियर टू एक्यूरेट हो। ठीक है, जो एक्चुअल होना है आपकी फोरकास्टिंग, उसके बिल्कुल नियर अबाउट होनी चाहिए। फिर है मीनिंगफुल फोरकास्ट, शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मीनिंगफुल यूनिट्स। फाइनेंशियल प्लानर्स विल यूज रुपीज टू शो हाउ मच कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड। कि फोरकास्ट कितने पैसे चाहिए किसी भी काम में, कितना कैपिटल चाहिए किसी काम को करने के लिए,
ये है जी मीनिंगफुल फोरकास्ट। फोरकास्टिंग डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि पता हो कि हमने क्या किया और फिर हम उसके वेरिएंस एनालिसिस भी कर सकें। फिर है सिंपल एंड अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड एंड यूज। सिंपल होना चाहिए ताकि इजी टू अंडरस्टैंड और यूज हो। फोरकास्टिंग स्टेप में प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? सबसे पहले तो हम अपने फोरकास्टिंग का मकसद मेजर करते हैं कि हम फोरकास्टिंग जो कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। फिर टाइम होराइजन, कितनी देर के लिए फोरकास्टिंग करनी है, 1 वीक के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितनी देर के लिए हमें फोरकास्टिंग करनी है। तीसरा सिलेक्टिंग टेक्निक, हमें टेक्निक सेलेक्ट करनी है, आया हमारी फोरकास्टिंग क्वालिटेटिव है, आया क्वांटिटेटिव है। गैदर एनालाइज अप्रोप्रिएट डाटा, हम डाटा इकट्ठा करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे, फोरकास्ट प्रिपेयर करेंगे और फिर एट द एंड उसे मॉनिटर करेंगे। अब उससे दो तरह की टाइप्स ऑफ फोरकास्ट डिस्कस की, एक क्वालिटेटिव टेक्निक है और एक क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव टेक्निक न्यूमेरिकल डाटा पर बेस नहीं करती, ये जो इंफॉर्मेशन है उसी के लिहाज से ओपिनियन है, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, और अल्टीमेटली बात है कि ये फोरकास्ट जो है वो बायस्ड भी हो सकती है। जबकि क्वांटिटेटिव फोरकास्ट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा एंड न्यूमेरिकल डाटा, देयरफॉर देयर इज नो बायसनेस इन दिस। ठीक है। और क्वांटिटेटिव फोरकास्ट की जो प्रोडिक्शन होती है वो काफी हद तक एक्यूरेट भी होती है। क्यों? क्योंकि ये जस्टिफाइबल होती है कि हमें किस तरह से इसको कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फोरकास्ट। हम फोरकास्ट को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारी होती है जजमेंटल फोरकास्टिंग। जजमेंटल फोरकास्टिंग हम जज करते हैं, हम सिचुएशन सिनेरियो के बेस पर, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी गट फीलिंग के बेस पर जो अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, वो हमारी जजमेंटल फोरकास्टिंग होती है। ये कहाँ कहाँ यूज होगी? कंज्यूमर सर्वे, सेल्स स्टाफ, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ये लोग इसको जजमेंटल को यूज करते हैं। दूसरा था टाइम सीरीज, जो हिस्टोरिकल डाटा टू फ्यूचर प्रेडिक्शंस, और हम इसको पास्ट डाटा को यूज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। समटाइम्स सीरीज फोरकास्ट ट्राई टू स्मूथन आउट रैंडम वेरिएशन हिस्टोरिकल डाटा। और ये मकसद क्या होता है कि हम जो रैंडम हिस्टोरिकल डाटा को यूज करते हुए जो भी उसमें वेरिएशंस हैं उनको फाइंड आउट करें और फिर उसी हिसाब से फोरकास्टिंग करें। फिर आता है एसोसिएटिव मॉडल। एसोसिएटिव मॉडल में कहते हैं कि जो चीजें साथ इंटरलिंक्ड हैं उनको भी साथ लेकर एसोसिएशन फोरकास्टिंग करें। यानी कि आप देखें वो कहता है जी हाँ, अ स्मॉल कार में बी डिपेंडेंट अपॉन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड सीएनजी। ये एसोसिएटेड मॉडल्स होते हैं कि आपकी फोरकास्टिंग, आपकी जो एसोसिएशन हैं, जो उसके साथ एसोसिएट चीजें हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हो। नेक्स्ट करेंगे जजमेंटल फोरकास्टिंग। हमारे पास आ गए जजमेंटल फोरकास्टिंग में हम किस तरह क्या क्या करते हैं। एक तो एग्जेक्टिव ओपिनियन है, नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सीनियर लेवल मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट इंटरफेस यूज द लॉन्ग रेंज प्लान। जो सीनियर लेवल मैनेजर्स हैं वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग के लिए, ठीक है, जजमेंटल फोरकास्टिंग यूज करते हैं। नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कोई भी एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म करनी है, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, 2-4 दिनों के लिए, 2-4 महीनों के लिए नहीं, इस सालों के लिए प्लान करते हैं। फिर सेल्स ऑफ ओपिनियन एज टू एडवांटेज बीइंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स। अब सेल्स फोर्स में भी डायरेक्ट कांटेक्ट कस्टमर से है, लेकिन स्टिल ये जो प्लानिंग है ये जजमेंटल होती है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता कि आगे आने वाला वक्त किस तरह का आ रहा है। कंज्यूमर सर्वे आर बेस्ड ऑन सैंपल टेकन फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। हम कंज्यूमर सर्वे करते हैं, पोटेंशियल कस्टमर से राय वगैरह लेते हैं और फिर उस हिसाब से अपनी प्रेडिक्शंस करते हैं। इसी तरह है जी डॉल्फी मेथड देखते हैं जी। Managers and staff complete a series of questionnaire each developed from the previous one to achieve a census forecast। जी ये क्वेश्चनर डेवलप किया जाता है और हर क्वेश्चन पिछले से इंटरलिंक्ड होता है। एक क्वेश्चन का आंसर हुआ तो अल्टीमेटली उससे दूसरा क्वेश्चन ड्राइव किया जाता है, उसका आंसर होने से उससे तीसरा क्वेश्चन ड्राइव कर लिया जाता है। फिर दूसरी टेक्निक थी टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज में टाइम हॉरिजन फोरकास्ट, डाटा अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी, साइज ऑफ फोरकास्टिंग बजट, ये सारी चीजें हमारे टाइम सीरीज में आती हैं। आगे चलते हैं जी, यही अगला हमारा लेसन है जी। टाइम सीरीज में हमारे पास आ गया ट्रेंड, लॉन्ग टर्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इन डाटा ऑफर लेड टू पॉपुलेशन शिफ्ट, चेंजिंग इनकम्स एंड कल्चरल चेंजेस। जी हम देखेंगे कि ट्रेंड किस तरह के चल रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म, एक सेकंड छोड़ दीजिएगा। जी हम बात कर रहे थे ट्रेंड की, लॉन्ग टर्म अपवर्ड एंड मूवमेंट
डाउनवर्ड मूवमेंट, हम ट्रेंड्स देखते हैं कि हमारे जो प्रीवियस एक्टिविटीज हैं उनकी मूवमेंट, यानी कि सेल्स अब ले लें, मिसाल ले लेते हैं सेल्स की, तो सेल्स अपवर्ड मूव कर रही हैं, डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, लोगों की इनकम, कल्चरल चेंजेस, ये सारी चीजें, चीजों के हम ट्रेंड देखते हैं कि ये ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पे सामसिक फोरकास्टिंग होती है। फिर सीजनैलिटी, सीजनल एक्टिविटीज में जिस तरह फेस्टिव हॉलीडेज हैं, या जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो सीजनल क्लॉथ्स लोग बनाते हैं, एसी वगैरह, हीटर्स वगैरह, जो सीजनल बिजनेसेस हैं उनके लिए सीजनल फोरकास्टिंग है। फिर साइकिल है, wave like variation of more than 1 year duration, these occurs because of political, economic and even agricultural conditions। जी एक साइकिल चलता है, जिस तरह बिजनेस साइकिल है, बूम आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन है, फिर रिकवरी है, फिर बूम आ जाता है, ये बिजनेस साइकिल चल जाता है। इस तरह बहुत से मामलात में, पॉलिटिकल कंडीशंस में, एग्रीकल्चर कंडीशंस में भी साइकिल्स चलते हैं। फिर हमारे पास होता है इरेगुलर वेरिएशंस कॉज्ड बाय अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। इरेगुलर वेरिएशन होती है जहाँ पे अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हम प्रीली प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे वो कर हो जाती है, वो कुपजीर हो जाती है। फिर आता है रैंडम वेरिएशन कॉज्ड बाय चेंज चांसेस एंड रियलिटी और रेजिडुअल वेरिएशन। जी, जो चांस है और जो रियलिटी है, जो अकरेंस हुई, जो हम सोच रहे थे और जो रियलिटी हुई, उनमें जो वेरिएशंस है उसको मेजर करने के लिए रैंडम वेरिएशंस यूज किया जाता है। अच्छा जी, अब टाइम सीरीज के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज है एवरेज, एवरेज लेना। इसमें हमारे पास तीन तरह की चीजें आती हैं, मूविंग एवरेज है, वेटेड मूविंग एवरेज है, और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है। इन तीनों को हम इंडिविजुअली देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए टी वन, T-1, ए T-2, ए T-3 एंड सो ऑन। मैं आपको इसको क्लियरली समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये जी डिमांड दी हुई है, नीचे इसका सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन उससे पहले आप जरा इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये किस तरह उसने फाइंड किया होगा, ताकि हमें इसकी क्लियर कट समझ आ जाए। फिर हम इसके सोल्यूशन को देखेंगे तो वो हमें बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि मुझे 3 years मूविंग एवरेज मालूम करनी है। ये 3 years 6 year इस तरह की मूविंग एवरेजेस होती हैं, ठीक है। और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे 3 year मूविंग एवरेज मालूम करनी है। तो 3 year मूविंग एवरेज में क्या होगा, मैं सबसे पहले 3 years, 3 year मूविंग एवरेज में क्या करूंगा, मैं इन 3 सालों को जमा करूंगा। 650 और 678 ये होगा 1328, और 1300 2048 आ गया। इसको मैं 3 पे डिवाइड कर लूंगा तो ये अप्रोक्सीमेट फिगर आ जाएगी मेरी 682.67। ये देखें, ये मेरे मूविंग एवरेज इन 3 सालों की। अगर उसके बाद मैं इन 3 सालों की मूविंग एवरेज मालूम करूंगा, फिर इन 3 सालों की मूविंग एवरेज मालूम होगी, फिर इन 3 सालों की मूविंग एवरेज मालूम होगी। इस तरह से हमारे 3 साल को लेते जाएंगे और उसकी मूविंग एवरेज मालूम करते जाएंगे और आगे मूव करते चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। फिर ये देखें, यहाँ पे उसने फाइंड आउट किया कि ये 3 वैल्यूज जमा की और 3 पे डिवाइड किया, 682.67, ये मैंने फाइंड किया था। यस, आई एम राइट। फिर आगे हम चलते जाएंगे और इसी तरह से ये फाइंड होता जाएगा, ठीक है। हर अगले 3 साल की वैल्यूज हम कैलकुलेट करते जाएंगे, और ये ऑब्वियसली 3 साल की वैल्यू निकली है तो ये चौथे साल में आएगी। ये 680 इसके सामने लिखा जाएगा, उससे अगर इसकी आने वाली वैल्यू इसके सामने लिखी जाएगी, इसकी आने वाली वैल्यू इसके सामने लिखी जाएगी, इसकी आने वाली वैल्यू इसके सामने लिखी जाएगी। यहाँ उसने इसी तरह से लिखा है, ठीक है। फिर उसने ये 6 year मूविंग एवरेज मालूम की है, 6 वीक्स उसने की है, मैं ईयर्स की बात कर रहा था, ये वीक्स की बात कर रहा है। तो 6 वीक्स मूविंग एवरेज में 6 वैल्यूज को 6 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ 3 वैल्यूज थी, मैंने 3 पे डिवाइड किया। आगे प्रोसीड करेंगे, यहाँ भी सेम ही चीज है। हम नेक्स्ट आएंगे जी, फार्मूला ऑफ मूविंग एवरेज हो गया वेटेड मूविंग एवरेज। जी वेटेड मूविंग एवरेज में हम हर वैल्यू को साथ में वेट्स भी असाइन करते हैं, फिर हम उसको डिवाइड नहीं करते, डायरेक्टली वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। चौथे साल की हमारी, सॉरी, वेट्स पे मल्टीप्लाई करते हैं और उनको जमा कर लेते हैं, तो हमारी चौथे साल की प्रेडिक्शन निकल आती है। जिस तरह के मेरे पास फर्ज करें ये पहला साल है 0.5 है, तो ये आ जाएगा 325। दूसरा 0.3 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8 अप्रोक्सीमेट 204 में बात कर रहा हूँ।
एग्जैक्ट नहीं है, 203.4 आई थिंक सो, 203.4। तीसरा 0.2 है, 720 है, तो 144 आ गया। प्लस कर लेंगे तो 52704 538, हाँ 293.4 4693, सॉरी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्दर ये क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये मेडियन ओवरिंग है, वैसे पता चलना है कि अपने वेट से साइन करने हैं और डायरेक्टली उसको सम अप कर रहे हैं। तो ये चौथे साल की प्रेडिक्शन, और तरीका वही है कि पहली चौथे साल के लिए पहले 3 साल, 5वें साल के लिए दूसरा तीसरा चौथा, छठे साल के लिए तीसरा चौथा पांचवा, जो मैं पीछे करके आया हूँ, मैंने बना के दिया था वो ग्राफ, ये इसी तरतीब से ये चलता जाता है। वेट्स इसको हर एक को वेट से मल्टीप्लाई होगा। अब मैक्सिमम हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये थोड़ा सा दूसरों से टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बड़ा इजीली आपको समझ आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में हमारे पास, अब ये देखें, ये एक डिमांड है। फार्मूला हमारे पास क्या है, ऊपर फार्मूला जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं जी। एफ टी इज इक्वल टू एफ टी -1, फिर आएगा प्लस ए, सॉरी यहाँ पे अल्फा भी आना है, ए मेरा अल्फा नहीं आना, हाँ अल्फा भी आना है, ए टी -1 और एफ माइनस एफ टी -1। अच्छा जी, अब ये बेसिकली क्या है कि ए जो है वो नेक्स्ट ईयर आता है। ये हम अगले साल की फोरकास्टिंग करने लगे हैं। एफ टी मतलब पिछले साल का पास डाटा है, और ये एक्चुअल अकरेंस है। एक्चुअल अकरेंस बेसिकली जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसी साल का। मिसाल ले लेते हैं, पहले साल का तो आएगा ही 820 ही। क्यों? क्योंकि पहले साल में यहाँ भी 820 पुट होना है, यहाँ भी 820 पुट होना है, यहाँ भी 820 पुट होना है, माइनस होना, जीरो हो जाना है, तो ये 820 ही रह जाना है। ठीक हो गया। दूसरे साल में क्या आएगा, दूसरे साल में हम एफ टी -1 820 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 0.1, और ये आंसर 820 लिखा था, 820 माइनस ये वाली वैल्यू फिर आ जाएगी 820, तो इसका आंसर भी 820 ही आ जाएगा। ठीक है। तीसरे साल में चलेंगे, तो तीसरे साल में हमारे पास आ गया 775 प्लस 0.1, और ये आता है हमारे पास जी 820 माइनस, नहीं सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 775 आना है। ओके जी। मुझे थोड़ा सा फार्मूला डिस्टर्ब कर रहा है, मैं जरा एक सेकंड फार्मूला देख लूँ जी। थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पे जब दूसरा साल आएगा ना ये वाला, तो ये वैल्यू नहीं लेनी हमने। बेसिकली हमने क्या लेना है, जो प्रीवियस आंसर है 820 उसको लेंगे, प्लस करेंगे अल्फा 0.1, और ब्रैकेट में पहले आएगा जो एक्चुअल बेकर है 775 माइनस 820, फिर इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या आंसर निकला है जी, 8 इक्वल आ गया 815.2। फिर हम तीसरे साल आएंगे, इस साल की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आंसर है 815.2 प्लस 0.1, एंड ए है जी 680 माइनस 815.2। हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 801.95। फिर चौथे साल पे आ जाएंगे इसके एक्सपेंशन स्मूथिंग के लिए।
आंसर हमारे पास आया 801.95 प्लस 0.1 और इसमें हमारे पास है 655 माइनस 801.95। आंसर इसका आया जी 787.26, 787.26। फिर अगले साल ये वाला जो साल है इसमें आ जाएगा 787.26 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 750 माइनस 787.26। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे क्या करना है कि ये जो ए है हमारा, ये सेम ईयर की डिमांड को हम लेते हैं और एफ T-1 जो है, जो हमारा रिजल्ट आया होता है, उसको हम ले रहे होते हैं। तो ये सो ऑन इसी तरह हमारी डिमांड चलती चली जाती है। इसको एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कहते हैं। आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वो इसी तरीके से इसने किए हुए हैं। फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में वो एरर भी ले रहा है कि हमारा एरर क्या आ रहा है। तो एरर बेसिकली ये कहता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो अल्फा के साथ हमारी वैल्यू निकल रही है 0.1 के साथ, उसका जो डिफरेंस है वो एरर कहलाता है। देखें एक्चुअल 40 है, अल्फा के साथ हमारी 42 आया, तो हमारा एरर -2 आ गया। फिर एक्चुअल हमारा 43 अकर हुआ और हमारा जो आंसर है वो 40.1.8 है, तो एरर 1.2 का है। तो जो हमारी प्रेडिक्शन थी उससे एक्चुअल का रिजल्ट डिफर आ रहा है, तो वो उसका एरर निकल आता है। अल्फा 0.4 के साथ अगर हम लेंगे तो एरर्स आपके डिफरेंट आएंगे। एरर सिर्फ माइनस करके दोनों वैल्यूज को, अल्फा और एक्चुअल, जो आपका रिजल्ट है एक्सप्रेशन पूछने का और जो एक्चुअल फिगर आपको दी गई थी, दोनों के माइनस करने से एरर आता है। फिर हमारे पास आता है जी कॉमन न्यूक्लियर ट्रेंड्स, नॉन लीनियर ट्रेंड्स। इसमें तीन तरह के होते हैं, पैराबोलिक ट्रेंड है, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। पैराबोलिक बेसिकली यू शेप होता है, वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो इस शेप में भी आ सकता है, वो इस शेप में भी आ सकता है, इस शेप में आ सकता है, इस शेप में आ सकता है। ठीक है, यानी कि वो कर्व्ड शेप होती है, कनकेव या कनकेव अपवर्ड है, कनकेव डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, कनकेव। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास लीनियर ट्रेंड इक्वेशन आती है एफ इक्वल्स टू ए प्लस बी टी। अच्छा, ए प्लस बी टी ये बेसिकली हमारे पास रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन है। अब रिग्रेशन लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे एफ टी फोरकास्टिंग, अल्फा प्लस बीटा टाइम पीरियड। ठीक है जी, आ जाए नीचे जी, हम क्वेश्चन लेते हैं। फार्मूला वही बी के लिए, बी के लिए जो रूटीन फार्मूला था मैं वो भी लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जस्ट स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर है। सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ए आता है, तो ए क्या है, समेशन वाई माइनस समेशन टी, सॉरी, वाई माइनस समेशन एक्स ओवर एन। ये टी इसके लिए एक्स की जगह यूज हो रहा है। तो हम वैल्यूज ऊपर हमारे पास कहीं गिवन थी, कहीं नहीं गिवन थी। नीचे आते हैं, कहाँ वैल्यूज हैं। ये देखिए, ये उसने कैलकुलेट किया हुआ है वो वैल्यूज। चले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, ये वीक जो है हमारे पास, ये बेसिकली एक्स है, ये वाई है, ये एक्स स्क्वायर आ गया और ये एक्स वाई आ गया। सम हमारे पास मौजूद है इनके, तो वैल्यूज हम इनका सम की पुट करेंगे जी। समेशन एक्स वाई हमारे पास ये आ गया। अच्छा, ये तो यहाँ पे 15 आना था, 3 क्यों लिखा हुआ उसने। अच्छा, मीन लिखा हुआ है, उसने मीन फाइंड किया हुआ है। ओके, अच्छा उसने फार्मूला और लगा दिया, चेक करो यार। चलिए कोई मसला नहीं स्टूडेंट्स, आप इस फार्मूले को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मकसद तो हमारा आंसर फाइंड करना है। हमने जो फार्मूला लिखा था वो पीछे लिख के आए हो, आप उसको फॉलो करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। बात एक ही है, तरीका वही है, आपने एक्स मालूम करना है, एक्स स्केयर है, वाई है, एक्स वाई है। फिर इनके उसने एवरेज फाइंड की, ये एवरेज फाइंड की हुई है 3, ये इन वीक का इन सब वैल्यू का सम है, ये भी एवरेज फाइंड की हुई है और ये भी सम है। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड था वो उसने करके तो उनको सॉल्व किया, तो बी और ए आया।
तो रिग्रेशन लाइन जो उसकी निकली वो होगा y इज इक्वल टू ए क्या है, सॉरी 143.5 प्लस b क्या है 6.3x। ये ओके जी स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन 10 तक लेसन आपकी कंप्लीट हो गए। ये आपकी फोरकास्टिंग का सारा पोर्शन था। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।